दादाजी को कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। ध्रुव ने अपना सर झुका लिया और दादाजी जानते थे कि ध्रुव अपना सर नीचे करके रो रहा था। पर अच्युतचारण ने ध्रुव को रोने दिया, क्योंकि जो भी हुआ उसमें ओजस की जान जा सकती थी। अच्युतचारण ध्रुव को वहां अकेला छोड़कर बाहर आ गए। ध्रुव अपने कमरे में अकेला फिर से एक बार सोचे जा रहा था कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने कहां कहां गलती की। ध्रुव ने आंखें बंद करके सारी घटना मन ही मन रिवाइंड करके सोची और उसके सारे दोस्त उसको पानी में बह जाने को कह रहे थे। अब ध्रुव का ध्यान गया रघु, कमल, रिंकू सबके हाथ में वही लाल धागा था जो तस्वीर की खूबसूरत डायन के हाथ में था। मतलब साफ था, डायन और यमताराज के बीच में साफ साफ कनेक्शन था। ध्रुव को याद आया डायन की वो पेंटिंग जिसके पीछे एक आदमी हाथ में चाकू लिए डायन को मार रहा था। कौन था वो? ओजस था, दारू थे या ध्रुव खुद था? ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ध्रुव अभी केवल 8 साल का था और मरने वाला 24-25 साल का युवक। तभी ध्रुव ने देखा उसके बैग से एक चाबी नीचे गिरी जो उसे तस्वीर जलाने पर मिली थी। ध्रुव ने उस चाबी को अपने हाथ में लिया, पर उसे समझ नहीं आया कि यह चाबी आखिर किस दरवाजे की है, क्या पेटी की होगी। ध्रुव ने उस चाबी को अपने पलक पर फेंक दिया, पर दूसरे ही पल वो चाबी फिर से ध्रुव के हाथ में आ पहुंची। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो इस चाबी का क्या करे। तभी ममता ध्रुव को कमरे में बुलाने आ पहुंची और उसने ध्रुव को बताया कि अच्युतचारण ने ध्रुव को अर्जेंट बुलाया है। ध्रुव ने चाबी को अपने बैग में डाला और वो कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव अच्युतचारण के सामने जाकर खड़ा रह गया। ध्रुव ने देखा अच्युतचारण ने अपना सामान पैक कर लिया था। उन्होंने ध्रुव को अपने पास बुलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे पैर की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पर अब हेलो। कि तुम्हें उस आईने को रखने का अधिकार है। वैसे भी पंचमहाभूत किताब में उस आईने को लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे वो आईना वापस चाहिए। ध्रुव ने चुपचाप आईना लाकर अपने दादाजी के हाथ में रख दिया। अच्युतचारण ने ममता से कहा, मेरे जाने के बाद तुम दोनों का इस गांव में अकेले रहना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही तुम दोनों की चौरंगा छोड़कर कल सारा गांव चले जाओगे। इतना कहते हुए दादाजी ने ममता को एक बैग देते हुए कहा, कल सारा जाते ही तुम नरेश भाटिया से मिलना और इस बैग को दे देना, वो समझ जाएगा। अपने दादाजी की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। ध्रुव और ममता दोनों को अपने इस घर में रहना पसंद था, पर दादाजी अपना फैसला चुन चुके थे और बात ध्रुव की जिंदगी की थी, इसलिए कोई बहस करने की गुंजाइश भी नहीं थी। भारी मन से ध्रुव ने दादाजी को अलविदा कहा और वो ममता के साथ चौरंगा की धरती को छोड़कर दूर कल सारा गांव चला गया। जब ध्रुव गांव छोड़कर जा रहा था तो पुरानी हवेली में एक हलचल दिखाई दी। जली हुई तस्वीर की राख फिर से इकट्ठा होने लगा और दीवार पर फिर से डायन की तस्वीर बन गई और तस्वीर के भीतर से एक चीख उठी, तुझे वापस आना होगा ध्रुव, मैं तुझे फिर से जीत कर ले आऊंगी। नया शहर, नई जिंदगी। ममता ध्रुव को लेकर कल सारा की बस में बैठ गई। पूरे 7 घंटे के सफर के बाद ममता अच्युतचारण के बताए हुए
हाथों में मेहंदी लगाए भलत दुल्हन को कैसे विदा करे। तभी किसी ने कहा कि चौरंगा के पर्वत पर अज्योचारण नाम के सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। कलसाला गांव के लोग अज्योचारण को विनती करके कलसाला लेकर आए। कलसाला की सरहद पर पैर रखते ही अज्योचारण की लाठी में जलती हुई बाती ने काला रंग पकड़ लिया। अज्योचारण समझ गए कि ये जो कोई भी है उसका मकसद बदला है। अज्योचारण ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई तो उन्हें पेड़ पर एक चुड़ैल उल्टी लटकती हुई नजर आई। चुड़ैल ने भी अज्योचारण को देखा तो वो हंसने लगी। उसने अज्योचारण से कहा, इतनी भी चाहे कोशिश कर ले, पर याद रखना जिस किसी के हाथ में मेहंदी लगेगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अज्योचारण को समझ में आ गया कि पक्का इस चुड़ैल की मौत के पीछे कोई हादसा है। तंत्र शक्ति से अज्योचारण ने चुड़ैल को पेड़ से खींचा अपने पास लाया। पर ये इतना आसान नहीं था। चुड़ैल इस पेड़ से उस पेड़ होती हुई कभी बंदर तो कभी कुत्तों के रूप में यहाँ वहाँ भागने लगी। मगर अज्योचारण ने हार नहीं मानी और जैसे ही चुड़ैल ने मक्खी का रूप लिया, अज्योचारण ने एक कांच की बोतल में चुड़ैल को कैद कर लिया। और चुड़ैल बोतल को अंदर से धक्का देने लगी और उन धक्कों में इतना जोर था कि कांच की बोतल में दरार आ गई। इससे पहले कि कांच की बोतल टूट जाती, अज्योचारण ने लोग बांधकर करते हुए मक्खी को शांत किया। और जैसे ही मक्खी शांत हुई, अज्योचारण ने मक्खी से बात करना शुरू कर दिया और विश्वास दिलाया कि वो चुड़ैल की मदद करना चाहते हैं। अज्योचारण की बात सुनकर चुड़ैल ने अपने साथ हुए अत्याचार की बात बताते हुए कहा कि उसका नाम हीना है और जिस दिन उसकी मेहंदी की रस्म थी, कलसाला गांव के एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करी और फिर उसे मार डाला। हीना के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जब हीना के माता पिता कलसाला गांव आए और सरपंच से न्याय की मांग की, तो सरपंच और गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने मिलकर ये बात साबित कर दी कि हीना चरित्र की खराब थी। और उस दिन से हीना की आत्मा ने तय किया था कि जब तक कलसाला गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ जाता कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, वो चुप नहीं रहेगी। जिस तरह हीना के अरमान और मेहंदी अधूरे रह गए थे, वो उसी कलसाला गांव की किसी भी बेटी के अरमान पूरा होने नहीं देगी। उनके हाथ में मेहंदी नहीं लगने देगी और अगर किसी ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई तो हीना उसे मार देगी। और इस तरह अपने बदले की आग में जलती हुई हीना चुड़ैल बन गई। हीना ने अपने दिल की बात कही तो सभी लोगों ने सरपंच जी की ओर देखा। सरपंच की आंख में भी आंसू थे क्योंकि हीना के साथ गलत करने वाला उसका बेटा था। और अपने बेटे की गलती छुपाने के चक्कर में सरपंच ने अपने गांव की कितनी सारी बेटियों की जान दांव पर लगा दी। अज्योचारण ने हीना से पूछा, तो ऐसा क्या चाहती हो हीना जिसे तुम्हारी आत्मा शांत हो जाए? तब हीना ने जवाब देते हुए कहा, क्या आप मेरी मेहंदी पूरी कर सकते हो? नहीं ना, तो मेरा बदला भी पूरा नहीं होगा। अज्योचारण समझ गए थे कि हीना के दिल में बहुत नफरत भर चुकी है और इस नफरत को दूर करने का उन्हें रास्ता भी मिल गया था। अगले दिन कलसाला गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। चुड़ैल की चौकन्नी हो गई, लेकिन चुड़ैल हीना को कोई भी दुल्हन नजर नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा अज्योचारण ने अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी और वो सबसे आगे चल रहे थे। ये सब देखकर चुड़ैल हीना एकदम भड़क उठी और वो जैसे ही अज्योचारण पर हमला करने आगे बढ़ी कि अचानक से चुड़ैल पर किसी ने मेहंदी का पाउडर छिड़क दिया। इतना ही नहीं, गांव की सारी औरतें आगे आई और मेहंदी के पाउडर से होली खेलने लगी। हाथ में हरी चूड़ियां, माथे पर हरी चुन्नी और पैर में चांदी का कड़ा। सारी मेहंदी डाली। चुड़ैल हीना चीख उठी, बस करो,
ये देखकर हीना रो पड़ी। उसका गुस्सा पिघल रहा था, पर फिर भी वो उस लड़के को माफ करना नहीं चाहती थी जिसने उसे यूज करके बर्बाद करके मार डाला। तब गांव की महिलाओं ने हीना जोयल का साथ देते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं हीना, और हम उस लड़के को तुम्हारे हवाले करने का वचन देते हैं, क्योंकि ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। जोयल एकदम शांत हो गई और अज्जल चरण के लालटेन की ज्योत भी सफेद हो गई। अज्जल चरण समझ गए कि अब जोयल पिघल चुकी है, तो उन्होंने जोयल से हाथ जोड़कर कहा, तुम बिना बुलाए इस गांव में बहुत रह चुकी हो हीना। अब जब ये कल सारा गांव तुम्हें बुलाए तभी आना। इतना कहते हुए अज्जल चरण ने हीना जोयल को गांव से जाने को कह दिया, और जैसे ही हीना ने गांव के बाहर कदम रखा, अज्जल चरण ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, कल आना। और उस दिन के बाद से कल सारा गांव जोयल हीना के खौफ से मुक्त हो गया। दुकानदार नरेश वारदिया ने ममता से अज्जल चरण के एहसान की बात करते हुए कहा, आप बस हुक्म करो, आपको क्या मदद चाहिए। ममता ने नौकरी के लिए बात कही और दुकानदार ने झट से ममता को नौकरी दे दी। इतना ही नहीं, लोग स्कूल में एडमिशन और पढ़ने की व्यवस्था भी एक ही दिन में करवा दी। समय चलते दुकानदार ने जब देखा कि ममता बहुत मेहनती है और उसका दिमाग भी तेज है, तो उसने एक सुपरमार्केट में मैनेजर के तौर पर ममता को नौकरी लगवा दी। ममता ने इस दौरान दादाजी को मोबाइल फोन दिलवाया ताकि दादाजी ध्रुव से बात कर सकते। पर मोबाइल की रेंज नहीं आती थी, तो दादाजी ध्रुव को खत ही लिखा करते थे। समय ने गति पकड़ी और ध्रुव 21 साल का हो गया। ये साल ध्रुव की पढ़ाई का आखिरी साल था। ध्रुव ने वेकेशन के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी भी पक्की कर ली थी, पर तभी ध्रुव को दादाजी का खत मिला, और उस खत से ध्रुव की आने वाली पूरी जिंदगी बदल गई। खत में दादाजी ने लिखा था, प्यारे ध्रुव, जैसा कि तुम जानते हो अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन लोग आज भी मुझसे मदद की उम्मीद करते हैं। मेरा दोस्त है महिपाल सिंधु, जो विक्टोरी नगर में रहता है, और उसके घर में शादी के दिन कुछ गड़बड़ हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह विक्टोरी गांव जाओ और मेरे दोस्त की मदद करो। खत पढ़ते ही ध्रुव सोच में पड़ गया और ममता के चेहरे का तो